दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि हम आज शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जामिनर हर बार एग्जाम में पूछता है और आगे भी पूछे जाने की इनमें संभावना है। मैं आशा करता हूं कि ये एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों, इनमें जितने भी मैं प्रश्न और उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, दोस्तों इनको ऐसे कैसे आपके नोटबुक में आप नोट करते जाइए और मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से नोट करोगे और आपके एग्ज़ाम में आप अपनी सफलता प्राप्त करोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस व्याख्यान की। तो देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान आज के पहले प्रश्न से, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही एग्जामिनर प्रश्न बनाता है इस प्रकार से, और ये डायरेक्ट प्रश्न पुट अप होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किसके लिए? शिक्षक और अभिभावकों के लिए। किसके लिए? शिक्षक और अभिभावकों के लिए। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन है सौरे एवं टेलफोर्ड का। किसका है? सौरे एवं टेलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान की आधारशिला मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक में रखी गई है। अगला है, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है व्यापक। किस प्रकार से है? व्यापक स्वरूप है। अगला प्रश्न है, गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। क्या है? व्यवहार का ज्ञान। व्यवहार का ज्ञान। अगला है, कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य कॉल्सनिक के अनुसार है शिक्षा की समस्या का समाधान करना। शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, ये कॉल्सनिक कहते हैं। अगला है, केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। कितने हैं? 9 है। कितने उद्देश्य दिए हैं? 9। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित होना ही सामान्य उद्देश्य रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार है बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विद्या सम्मिलित है जो कि सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक है। यह कथन किसका है? ली का। यह कथन ली का है। अगला है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है स्थिर एवं परिवर्तनशील। गेट्स मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा स्थिर और परिवर्तनशील होती है। यह गेट्स का मानना है। अगला प्रश्न है, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक या युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रोबेल का। किसका है? फ्रोबेल का। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा के सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। हर्बर्ट के अनुसार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मारिया मोंटेसरी के अनुसार अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। किसका? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होगा। अगला है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है और किसके लिए है? यह बाल केंद्रित शिक्षा के लिए है। किसके लिए है? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए है। अगला है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास के लिए। बालक का सर्वांगीण विकास के लिए ही शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? उनका प्रमुख लाभ है शिक्षक विद्यार्थियों में मधुर संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तभी वो बच्चे की हर चीज़ को, हर ज़रूरत को, उसके मन मस्तिष्क को वह पढ़ सकेगा। अगला है, समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि इससे मनोविज्ञान के आधार पर उस बच्चे का मानसिक विकास अधिक विकसित हो सके, इसलिए सबसे पहले गणित विज्ञान के कठिन विषय उसको पढ़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सफल एवं प्रभावी शिक्षा मतलब सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करना ही ये सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व है। अगला है, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम
निर्माण में योगदान होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका है बुद्धि परीक्षण? शिक्षा मनोविज्ञान का। और बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किसने दिया था? बिने ने। बिने और साइमन दोनों ने मिलकर बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम संप्रति दिया था। अगला है शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर भी शिक्षा देता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र शिक्षा में योगदान कितना है? जब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक बालकों से निकट संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, वही शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। किसका है? शैक्षिक सिद्धांतों का मनोविज्ञान है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है लगभग 1900 ईस्वी से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला है मनोविज्ञान शब्द मनोविज्ञान शब्द में समानांतर अंग्रेजी के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व करना। ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान वातावरण में संपर्क में आने वाले व्यक्ति क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। इसका है वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? स्किनर का। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखने से। किससे? सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक होते हैं। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान की संज्ञा दी है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है स्किनर का। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सारणीकरण, आलेखी निरूपण इत्यादि। अगला है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में समस्या देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित अथवा नहीं है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक है ई वॉटसन। कौन है? वॉटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। और मनोविश्लेषण की इन विधियों के प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। कौन है? जो कि फ्रांस वियना के रहने वाले डॉक्टर सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली की जन्मदाता है सिगमंड फ्राइड। अगला है वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन से। किससे? मानवीय आत्मा या मन से। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने। किसने कहा है? वॉटसन ने। अगला है मनोविज्ञान मन का विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरकों, शक्तियों और कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है? C.W. वैलेंटाइन का। किसका है? C.W. वैलेंटाइन का। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और वर्तमान में यह व्यवहार का विज्ञान के रूप में चल रहा है। अगला है मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? जेम्स ड्रेवर ने। शुद्ध विज्ञान किसने माना है? जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। क्या है? सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है।
शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि शिक्षा के उद्देश्य की संभावना हो सके। अगला है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि शारीरिक सुडौलता के कारण नहीं होती है। अगला है मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थितियों से है, मन के व्यवहार से है। तो ये मानव के व्यवहार से हम इसको मान सकते हैं। अगला है शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। शिक्षण उद्देश्य शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव और शिक्षण का मूल्यांकन करने से है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है शिक्षा का संबंध है। शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा के उद्देश्य और कक्षा पर्यावरण के वातावरण से है शिक्षा का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य हैं। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रोबेल का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी और आगे भी पूछे जाने की संभावना इनमें बनी रहेगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।